Conceptual question number 7. On removing the wall, the air escaping from a cycle tube cool why? साइकिल के ट्यूब के वॉल को हटाने से उसके अंदर की जो हवा है वो बाहर आ जाती है। तो ऐसा करने से जो इनसाइड द ट्यूब है, जो हवा है वो कूल क्यों हो जाती है, हवा ठंडी क्यों हो जाती है। इससे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ चुके हैं प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो प्रेशर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे तो प्रेशर कम होगा। सिमिलरली एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको हम टेम्परेचर भी बोलते हैं। सो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन 1 के हिसाब से प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो अगर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर इज आल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनसाइड द ट्यूब है उसका प्रेशर हाई होता है आउटसाइड की निस्बत, एटमॉस्फेयर की निस्बत। जब अंदर का प्रेशर हाई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके जो अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी बाहर से हाई है। इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर से। जब हम वॉल को खोलेंगे तो हमेशा जो हीट है वो हवा बाहर आएगी, तो हीट भी हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल करती है, जिसके नतीजे में जो अंदर का एयर है वो कूल हो जाती है, वो ठंडी हो जाती। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8. राइट द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशन लिखना है, बताना है। लिमिटेशन मीन्स डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो खामियां है वो हमने बतानी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्स्ट जो ड्रॉबैक्स है वो ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये सिर्फ हमें ये बताता है कि दो बॉडीज़ को आप इन कॉन्टैक्ट रखेंगे तो एक बॉडी से हीट निकलती है, दूसरी बॉडी में हीट इंटर होती है। ये तो हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट ये हमें नहीं बताता है कि जो हीट है वो किस बॉडी से किस बॉडी के अंदर इंटर हो रही है। दैट इज़ हॉट बॉडी से हीट निकल के कूल्ड में इंटर होती है, कूल्ड से निकल के हॉट में इंटर होती है। ये चीज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बताता। सेकेंड नंबर पर जो ड्रॉबैक्स है वो ये है कि ये किसी सिस्टम की जो इंट्रोपी है उसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं देता। इंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डरनेस, जैसा कि चीज़ें खुद से डिसऑर्गेनाइज होना चाहती है। चीज़ें कभी भी नहीं चाहेंगी वो ऑर्गेनाइज मैनर में आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने रूम को सजाते हैं, जितनी मर्ज़ी आप खुद सजाएंगे, जितनी मर्ज़ी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से आप रखेंगे, थोड़ी देर के बाद खुद से चीज़ें इधर उधर हो जाती है। इसी तरह असेंबली में जब बच्चों को लाइन में खड़े करते हैं तो बार बार जो लाइन है वो आगे पीछे हो जाती है। बच्चा अपने लाइन में नहीं रहता, वो आगे पीछे चला जाता है। क्यों? चीज़ें खुद से डिसऑर्गेनाइज होना चाहती है। कभी चीज़ें नहीं चाहेंगी कि वो ऑर्गेनाइज में न आएँ। क्यों? ये नेचर है, ये कुदरत ने इसी तरह से ही बनाया है। सो इसको हम कहते हैं इंट्रोपी। इनकी इंट्रोपी के बारे में कोई मालूमात हमें नहीं देता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड जो नंबर पे जो ड्रॉबैक्स है वो ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताता कि जो प्रोसेसेस है वो पॉसिबल है या नहीं है। ये जो मैं प्रोसेस करने लगा हूँ क्या ये होगा भी नहीं, ये हमें नहीं बताता। यानी कि किसी सिस्टम की फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें बिल्कुल नहीं बताता। यानी कि चीज़ें खुद से होंगी या नहीं, ये प्रोसेस खुद से होगा या नहीं। सपोज़ आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो ये प्रोसेस होगा भी नहीं, ये इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बताता। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9. इट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट इज़ फ्री फ्रॉम थर्मल पोल्यूशन। क्या एक ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल है जो थर्मल पोल्यूशन से फ्री हो, यानी कि जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे? क्या ऐसा पॉसिबल है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन के मुताबिक कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो तमाम के तमाम हीट को ले लें सोर्स से, उस तमाम के तमाम हीट को मुकम्मल तौर पर वर्क में तब्दील करे। ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन। सो इस स्टेटमेंट से हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो
कुछ हीट इन्वायरमेंट में रिलीज़ ना करे, यानी कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे। साफ सी बात है, एनर्जी रिलीज़ होंगी तो इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। तो कोई ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जो कुछ भी हीट इन्वायरमेंट में रिलीज़ ना करे, यानी कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है, इसकी एक्सप्लेनेशन खैर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा था कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के बारे में 4 स्टेप्स थे। 4 स्टेप में से 2 जो स्टेप्स है उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, 2 स्टेप में आइसोथर्मल होता है। अब आइसोथर्मल में हमें मालूम है कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे दैट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। चाहे वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो या आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, दोनों केसेस में टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है। तो हमने आइसोथर्मल में हमने किया था, जो हॉट रिजर्वियर पे हम रखकर सिलेंडर को हमने हीट देकर जो वॉल्यूम के एक्सपेंशन से जब वो एक्सपेंड होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था। उस डिक्रीज़ इन टेम्परेचर को हम कवर करने के लिए उसकी जो जितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है उसको बढ़ाने के लिए हमने उसको सोर्स से हीट दिया। तो जितना टेम्परेचर कम हो रहा था उसी हिसाब से वो बढ़ता जा रहा था। सपोज़ 25 डिग्री है, अगर हम वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देते हैं तो 25 से टेम्परेचर गिरेगा, सपोज़ 24 होगा। जब हम नीचे से हीट दे रहे होंगे तो वो जो डिफिशियंसी है वो दोबारा कवर होगा, यानी कि दोबारा 25 पे आ जाएगा। इस तरह से जो है ना हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आइसोथर्मल कंप्रेशन में जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो तो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं रहेगा, तो ये प्रोसेस गलत होगा, तो हीट इंजन काम नहीं करेगा। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स की जगह हम कूल्ड सिंक लगाएंगे। उस कूल्ड सिंक में जब हम उसको कंप्रेस करेंगे गैस को तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो जितना टेम्परेचर बढ़ा है उसी हिसाब से जो सिंक है उसमें वो हीट हम फेंकेंगे। जब वो हीट कंप्रेशन की वजह से हीट बढ़ेगी, जो हीट बढ़ी है उसको हम कूल्ड सिंक में फेंक रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, यानी कि इस तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कूल्ड सिंक का मतलब यहाँ पर है इन्वायरमेंट। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि जो इंजन है उसके दौरान, जो आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान जो है वो हीट है वो कूल्ड सिंक में हमें फेंकना पड़ता है, यानी कि इन्वायरमेंट में हमें रिलीज़ करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई it is impossible to construct a such heat engine that is free from thermal pollution. Conceptual question 10.11. An inventor claims to have developed an heat engine working between 27 degree and 227 degree, having an efficiency of 45%. Is the claim valid? Why? एक इन्वेंटर है, एक ईजाद करने वाला है, वो क्लेम करता है कि उसने एक इंजन ईजाद किया है। वो जो इंजन है वो तकरीबन 27 डिग्री और 227 डिग्री टेम्परेचर के दरमियान काम करता है, और वो क्लेम करता है इस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 45% है। क्या उसकी क्लेम वैलिड है, सच है या नहीं है? सबसे पहले हम कमेंट्स नहीं करेंगे, इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। प्रॉपर सॉल्व करने के बाद इस स्टेटमेंट पे हम लास्ट में हम कमेंट्स करेंगे। ये जो तकरीबन ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेटा बनाएंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। डेटा, हायर टेम्परेचर को हमने कैपिटल T1 से डिनोट किया है। इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर 227 डिग्री। अब 227 डिग्री इसको हमने चेंज करना है केल्विन में, तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हम 227 डिग्री के अंदर 273 को ऐड करेंगे तो ये डिग्री केल्विन में चेंज होगा। तो ये 227 के अंदर हमने 273 को ऐड किया, ये 500 केल्विन आ गया। लोअर टेम्परेचर को हमने कैपिटल T2 से जाहिर किया है, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 27 डिग्री। अब 27 डिग्री को हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 को ऐड किया तो ये हमारे पास 300 केल्विन आ गया। परसेंटेज इफ़िशियंसी हमने फाइंड करनी है। अच्छा, क्योंकि देखो ये जो 45 डिग्री है ये आंसर गिवन है, हमसे पूछा गया है अगर ये दो गिवन जो टेम्परेचर के दरमियान जो काम कर रहा है
जो हीट इंजन, क्या उसकी एफिशिएंसी वो क्लेम कर रहा है 45 डिग्री इफ़िशेंसी आएगी, तो हम यही और इफ़िशेंसी फाइंड करना है। ये आंसर गिवन है, ये गिवन भी है और ये फाइंड भी करना है, और हमने कंपेयर करना। अगर आंसर 45% आता है तो उसके क्लेम वैलिड है, करेक्ट है। अगर 45 से कम या ज़्यादा आता है तो उसके क्लेम इनवैलिड, रॉन्ग है। तो हम इफ़िशेंसी गिवन भी है और इफ़िशेंसी हमने फाइंड करना है क्योंकि आंसर गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन हमें मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो हमने टॉपिक समझ के नहीं पढ़ा होता है, या अगर टॉपिक समझ के पढ़ा है तो आपने सही तरह याद नहीं किया है। अगर आपने सही याद किया है तो उसकी आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की। तो लिहाजा कोई भी टॉपिक याद करने से पहले आपने सबसे पहले 100% समझना है टीचर्स से। अगर समझ नहीं आती तो टीचर से बार बार पूछना है, तब तक पूछते रहना है जब तक आपको समझ नहीं आती। जब 100% समझ आ जाए तो उसको याद करना है। जब 100% समझ आ जाए तो वो जल्दी याद होगा। जब याद होंगे तो फिर उसको कम से कम हो सके तो 2 से 3 दफ़ा ज़ुबानी लिखना है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 दफ़ा आपने लिखना है। इससे आपको यह अंदाज़ा होगा कि आप ज़ुबानी लिख सकते या नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा 100% आपको याद हुआ या नहीं हुआ। तो जब आप पूरा चैप्टर को या पूरी बुक को आप इस तरह से याद करेंगे तो हर चीज़ की रिटन प्रैक्टिस है तो आप भूलेंगे नहीं। अगर भूल भी जाता है तो रिवीजन में जल्दी याद आ जाएगा। अब इस हिसाब से जब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके डेटा को हमने देखना है। अब यहाँ डेटा T1 है, T2 है, इफ़िशेंसी है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम गेस लगाएंगे, यार देखो ये जो वैल्यूज़ है किस फार्मूले में है, क्योंकि आपने समझ के पढ़ा हुआ है, रिटन प्रैक्टिस है, तो आपको हर फार्मूला याद है। तो आप कंपेयर करें, देखो वो एक ऐसा फार्मूला आप यहाँ लिखें, उस फार्मूले के अंदर ये जो डेटा के अंदर जो गिवन वेरिएबल है वो मौजूद हो। तो हमें मालूम है हीट इंजन या कार्नो इंजन के जो फार्मूले से परसेंटेज इफ़िशेंसी तो ये हमारे पास फार्मूला है 1 - T2 डिवाइड बाई T1 इंटू 100 के साथ परसेंटेज। ये फार्मूला है क्योंकि हमने ये लगाया T1 और T2 और इफ़िशेंसी इस डेटा के अंदर है, इसलिए यही सबसे सुटेबल फार्मूला है। तो परसेंटेज इफ़िशेंसी 1 कांस्टेंट है, माइनस T2 की वैल्यू है हमारे पास 300, T1 की वैल्यू है 500। अब हमने क्या करना है 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप बाय स्टेप चलें, ब्रैकेट के अंदर वाले को हम सॉल्व करें। 300 को आप 500 से डिवाइड करें। देखें कभी भी इकट्ठा आप ना डालें। 1 - 300 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 लगाएंगे तो आपका आंसर गलत कैलकुलेट करेगा। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका जो गलती की जो गुंजाइश है वो ज़ीरो होगी, करेक्ट आंसर आएगा। वैसे भी आपने जल्दी करके कहाँ जाना है, आपने कागज़ इस्तेमाल करना है, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा आप यूज़ करेंगे। तो इसीलिए आपने स्टेप बाय स्टेप आप चलना है। फार्मूले किसी न्यूमेरिकल के अंदर पावर वालों को अलग हल करें, बगैर पावर को अलग हल करें, ब्रैकेट के हिसाब से डिमास रूल के तहत आपने चलना है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती की गुंजाइश कम होगी। 300 डिवाइड बाय 500। अच्छा, 300 और 500 को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही है 0.6। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने अब भी देखो ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 1 में से 0.6 को माइनस करना है। 1 - 0.6, ये वैल्यूज़ आ रही है 0.4। अब 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यूज़ परसेंटेज वैल्यूज़ आ रही है 40%। उसने तो क्लेम किया था परसेंटेज 45 आती है। वो जो परसेंटेज जो उसने इन्वेंट किया है हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी 45 है। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया तो 40% आया। उसने क्लेम किया था 45 का, तो हमारी जो कैलकुलेशन वो सही है, 40 आया। तो इसका मतलब इसका जो क्लेम है वो सही नहीं है। हैंस
his claim is invalid, wrong, ठीक है, because the efficiency is 40%, not 45%। उसका क्लेम गलत हो गया, तो ये जो हीट इंजन उसने ईजाद किया है उसकी एफिशिएंसी 40% है, उसका क्लेम गलत है। डियर स्टूडेंट, हीट के जो तमाम जो कंसेप्चुअल है विद आंसर सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड हो चुका है, तो लिहाजा इसको अच्छी तरह से आपने जो है उसको इस वीडियोस को बार बार देखकर इसको समझना है। इंतही आसान अल्फाज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, नोट्स भी हमने साथ साथ लिखवाया है इसको अच्छी तरह से। जी, हमारी जो मेहनत है उस हिसाब से जो मेहनत मैं आप पे कर रहा हूँ वही मेहनत आपने अपने ऊपर लगानी है, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।